हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड पीसीएस एमसीक्यू सीरीज सेशन, जिसमें आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि भाई पीसीएस एग्जाम में किस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री के सवालों को पूछा जाता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री, इवन मॉडर्न हिस्ट्री से भी काफी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। हमारी इस सीरीज के साथ डेली बने रहेंगे स्टूडेंट्स, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है पीसीएस एग्जाम की, भले ही अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है पंजाब में, बट इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो अभी से तैयारी करेंगे, सो ऑफ कोर्स जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में ही होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करेंगे आज का सेशन। बट बिफोर दैट, जो हमारा वीकली शेड्यूल है, जरा इसे एक बार गो थ्रू करें। सबसे पहले हमारा करंट अफेयर्स सेशन 10:15 बजे रहता है, ठीक है जी। योगेश सर इसकी क्लास लेते हैं। करंट अफेयर्स पंजाब के तकरीबन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, मस्ट वॉचिंग वीडियो है, जरूर अटेंड करेंगे इस सेशन को। अदर देन दिस, डेली करंट अफेयर्स इशू सेशन है, स्पेशली मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के, सो दैट यू गॉट एन आइडिया कि भाई मेंस में अगर करंट अफेयर्स से कोई रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो वो कैसे पूछा जाएगा। इसके अलावा डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन सेशन है पीसीएस का, 2 बजे ये सेशन रहेगा। देन वन लाइनर फॉर पंजाब जीके, 3 बजे ये सेशन रहता है। ये भी आप जरूर अटेंड करें स्टूडेंट्स। पंजाब जीके भी तकरीबन पंजाब के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो तकरीबन आपको इस सेशन के माध्यम से अंदाजा मिलेगा कि कैसे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो मस्ट वॉचिंग वीडियोस हैं ये भी। इसके अलावा हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, जिसमें हम मोटिवेशनल एंड सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोस जो हैं आपके साथ शेयर करते हैं। किसी पर्टिकुलर एग्जाम की सब्जेक्ट जो है उनको किस प्रकार से तैयारी करनी है, सम ऑफ मोटिवेशनल वीडियो जो कि समय समय पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी आप जरूर अटेंड करेंगे। देन डेली 10 एमसीक्यूज फॉर पंजाब पीपीएससी एंड पीट्रिपल बोर्ड। इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 10 एमसीक्यूज की ये सीरीज है। 6 बजे है हमारा सेशन रहता है, इसे भी आप जरूर अटेंड करें। स्ट्रेटेजी एंड प्रमोशनल वीडियोस हैं, रात 9 बजे रहेंगे, मस्ट वॉचिंग है, ये भी आप जरूर देखें स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैराथन सेशन है हमारा, जिसमें सभी टीचर्स की पार्टिसिपेशन रहती है। शाम को ये सेशन रहेगा, ठीक है जी। सैटरडे को ये सेशन रहेगा फ्रॉम 6 to 9। सो इसे भी आप जरूर फॉलो करेंगे, या तकरीबन उन सेशंस को तो आप जरूर ही अटेंड करें जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे आज का सेशन। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ विमेन्स इंडियन एसोसिएशन इज। किस ईयर विमेन इंडियन एसोसिएशन की फाउंडेशन हुई थी? ये सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे 1947, 1937, 1927 एंड 1917। काइंडली रिस्पॉन्ड स्टूडेंट्स, क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? विमेन्स इंडिया एसोसिएशन, सिंपल सवाल है, लेकिन तभी जा आंसर कर पाएंगे अगर आपने पढ़ा है तो सही आंसर है स्टूडेंट्स इन 1917। डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है आपका, ये बिल्कुल सही है। ऑलराइट, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्टिव, किसके द्वारा स्थापना करी गई थी। कई बार इन फैक्ट से रिलेटेड भी सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो इट वाज फाउंडेड इन अडयार मद्रास, ठीक है जी, 1917, 8 मई 1917 को फाउंडेशन करी गई थी। और इसमें बेसिकली जो उस समय की प्रोमिनेंट एक्टिव हमारी महिलाएं थी, उन्होंने इसकी फाउंडेशन करी थी, जिसमें मार्गरेट कजिन्स, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बिसेंट का नाम आता है, या मुथुलक्ष्मी रेड्डी। तो इन सभी के द्वारा जो था इस संस्था की स्थापना करी गई थी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ठीक है ना। जो सेक्सुअल सब्जुगेशन है या पेट्रियार्की की वजह से जो महिलाओं को उत्पीड़न सहन करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कोई सहभागिता महिलाओं की नहीं है, इन सभी फ्रंट्स को इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से प्रेजेंट करने का यही ऑब्जेक्टिव था। सो उस समय इस प्रकार की संस्था की स्थापना करना बहुत बड़ी बात थी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्न्ड। बहुत सिंपल सवाल है। बाय द कंपनी, इन द नेम ऑफ द क्राउन, बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1858 के एक्ट के कंटेक्स्ट में ये सवाल है, आंसर करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो सवाल जो है आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एक्ट हैं उनसे रिलेटेड। तो अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप आंसर कर सकते हैं इसका।
कि भाई बी जो है इसका सही आंसर रहेगा इन द नेम ऑफ क्राउन। इफ यू रिमेंबर, अगर आपने पढ़ा है इतिहास, सो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसके बाद इन 1858 एक नया एक्ट पारित करा गया था, ठीक है जी, जिसे क्राउन एक्ट भी कहा जाता है, जिसके तहत कुछ नए प्रोविजंस करे गए थे। पहला इसमें यह था दैट इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था ब्रिटिश भारत का, वो उनके हाथों से शिफ्ट होके क्राउन के हाथ में चला गया, सीधा जो ब्रिटेन की क्वीन है, किंग है, उनके हाथों में चला गया, ठीक है जी। तो ये सबसे मेजर शिफ्ट इसमें आया था। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट की स्थापना इसके तहत करी गई थी, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक्ट जितने भी हैं आपके सभी को अच्छे से गो थ्रू करेंगे, फ्रॉम पिट्स इंडिया एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जो आपका गवर्नमेंट ऑफ 1940 माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन एक्ट है, उस तक आप सभी एक्ट्स को अच्छे से एक बार जरूर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। काफी सवाल जो है आपके एक्ट से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, द पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन नेहरू एंड अंबेडकर, गांधी एंड अंबेडकर, मालवीय एंड अंबेडकर, गांधी एंड नेहरू। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे, क्या सही आंसर रहेगा? द पूना पैक्ट। चार ऑप्शन स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट सिंपल है, वो थोड़ा सा घुमा के हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप आसानी से, अगर गहराई से नहीं पढ़ा है आपने फैक्ट्स को, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर। पूना पैक्ट याद कीजिए, कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसी के संदर्भ में ये सवाल है, और किसके बीच ये बेसिकली समझौता हुआ था। सो बी यहां पर भी सही आंसर रहेगा, गांधी एंड अंबेडकर इज द राइट आंसर। ऑलराइट, हालांकि इट वाज साइंड बाय मालवीय एंड अंबेडकर, लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है, एग्रीमेंट बिटवीन किनके बीच हुआ था, तो अंबेडकर एंड गांधी जी के ये बीच हुआ था, ठीक है जी। तो क्वेश्चन के हिसाब से बी आपका आंसर है। और इसमें बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जो कम्युनल अवार्ड था उसकी ऑपोजिशन के लिए गांधी जी अनशन पर बैठे हुए थे, तो बाद में ये एग्रीमेंट साइन करा था, जिसमें मदन मोहन मालवीय एंड अंबेडकर जी की सहभागिता थी, और बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट दलित लीडर्स ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेंट्रल जेल में उस समय महात्मा गांधी जी थे और अनशन कर रहे थे, ठीक है जी। तो फाइनली एग्रीमेंट साइन करा गया था, पूना पैक्ट जिसको कहा गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following treaties bowed an end to the independent existence of पेशवा बाजीराव सेकंड? पेशवा बाजीराव सेकंड की बात हो रही है। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ बड़गांव, ट्रीटी ऑफ भसीन, ट्रीटी ऑफ सालबाई। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? पेशवा बाजीराव सेकंड के कंटेक्स्ट में ये सवाल है, आंसर करेंगे। किस ट्रीटी से इनका संबंध है? हाँ जी, सो सी स्टूडेंट्स, सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। सी जो है आपका सही उत्तर है, क्योंकि 1802 में अगर आपने पढ़ा है मराठा का जो शासन है, देखिए उस समय क्या था, जो आपके पेशवा बाजीराव थे, जनरली आपको पता ही है, पेशवा एक तरीके से कह सकते हैं हाईएस्ट या प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप, जो अगर एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें, छत्रपति के बाद पेशवा का ही बेसिकली नाम आता था, और मैक्सिमम जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, दैट वाज इन द हैंड ऑफ पेशवा। ऑलराइट, बट एट द टाइम ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड ही वाज नॉट दैट कैपेबल। जनरली पेशवा बहुत सक्षम हुए हैं, इससे पहले बाजीराव हुए हैं, ठीक है जी, उनका नाम भी आता है, बहुत फेमस है, बहुत बैटल्स उन्होंने लड़ी थी, अराउंड 40 बैटल्स उन्होंने अपनी लाइफ में जीती थी। बट जब पेशवा बाजीराव के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो ये बहुत कैपेबल नहीं थे, और इनके समय नोबल्स जो थे इनकी कोर्ट में, ठीक है जी, इनके दरबार में उनका आधिपत्य ज्यादा हो गया था, और ही वाज जस्ट बिकेम अ पपेट इन द हैंड ऑफ नोबल्स, ठीक है जी, या मंत्रिमंडल जो था उनके हाथों में कहीं ना कहीं ये कठपुतली बनकर ही रह गए थे। देन फाइनली इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स के साथ 1802 में एक संधि करी, ठीक है जी, जिसको हम ट्रीटी ऑफ भसीन के नाम से जानते हैं, एंड ये ट्रीटी ऑफ भसीन भी कहते हैं, ठीक है जी। एंड लेटर ऑन इसकी वजह से अपना एक अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाने में सक्षम रहे, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, मराठा जो साम्राज्य है वो कमजोर हुआ, और आने वाले कुछ सालों में ही मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। 1818 में फाइनली मराठा जो है उन पर आधिपत्य जो है, एंग्लो मराठा वॉर होता है, जिसमें मराठास लॉस्ट द बैटल। ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये भी ट्रीटी ऑफ, देखिए इफेक्ट तो इतिहास पे रहता ही है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज हुई है। क्वेश्चन नंबर 5,
ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी वॉज। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर याद कीजिए, लॉ बोर्डोनेसिस, कैप्टन पैराडाइज, डुप्लेस और काउंट डिलाली। हाँ जी, क्या आंसर होगा? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के कंटेक्स्ट में सवाल है। So C student, C is the right answer. Duplessis is the right answer. ठीक है जी। In that time in the first Carnatic War, Duplessis led आर्मी, ठीक है, इन पौंडीचेरी। गवर्नर जनरल, फ्रेंच गवर्नर जनरल उस समय के थे, ठीक है जी। और बहुत बड़ा घमासान में युद्ध हुआ था। अगर आपने तीनों कर्नाटिक वॉर पढ़े हैं, जिसमें फाइनली जब आपके फ्रेंच लॉस्ट इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर, तो उनकी जो भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने की एक इच्छा थी, वो खत्म हो जाती है। एंड फाइनली ब्रिटिश इमर्ज एज अ मेजर यूरोपियन पावर इन इंडिया। ऑलराइट, चले नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंस्पायर्ड गांधी जी आइडिया ऑफ नॉन रेजिस्टेंस? हेनरी डेविड थ्योरो, जॉन रस्किन, टॉलस्टॉय, जेपी नारायण। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। Who among the following inspired Gandhiji's idea of non-violent resistance? क्योंकि गांधी जी की सारी थ्योरी इन्हीं विचारों के आधार पे है, तो ऑप्शन ए यहां पे सही है स्टूडेंट। हेनरी डेविड थोरो एक बहुत फेमस राइटर, एक बहुत फेमस स्कॉलर हुए हैं। इन्होंने पहली बार नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के आइडिया को इंट्रोड्यूस करा था। गांधी जी ने इनकी राइटिंग्स को पढ़ा, इन्फ्लुएंस इनसे हुए बहुत ज्यादा, एंड फाइनली इवन ही अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। अहिंसा का पथ जो था उसको फॉलो करा। उनका जो सत्याग्रह का मॉडल था इसी पर आधारित था। ठीक है जी। दो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, एक है ट्रूथ एंड दूसरा है नॉन वायलेंस। गांधी जी के जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, सोशल आइडियोलॉजी है, उसमें इन दोनों पिलर्स की झलक आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट है एंड हेनरी डेविड थोरो से ये इंस्पायर्ड है। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग आइडिया ऑफ सॉक्रेटिस इंस्पायर्ड गांधी जी? सेल्फ सेक्रीफाइस, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, सिविल डिसोबीडियंस एंड ब्रेड लेबर। हाँ जी स्टूडेंट्स, सॉक्रेटिस से कौन सी बात ऐसी थी जिससे गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे? सॉक्रेटिस के बारे में पढ़ा होगा आपने, सुना तो जरूर ही होगा, सुकरात के नाम से। सो ऑप्शन जिन जिन का ए है बिल्कुल सही है, सेल्फ सेक्रीफाइस। देखिए सॉक्रेटिस ने यह भी कहा है इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। हालांकि ब्रेड लेबर एंड सिविल डिसोबीडियंस का सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है, नहीं गिवन है। हाँ, इग्नोरेंस के कंटेक्स्ट में उन्होंने जरूर कहा है। अब सेल्फ सेक्रीफाइस का जो आइडिया था, गांधी जी से बड़े प्रभावित थे। देखिए इंसिडेंट्स, बड़ा फेमस इंसिडेंट है सॉक्रेटिस के कंटेक्स्ट में कि भाई ही वॉज वन ऑफ द फेमस टीचर ऑफ दैट टाइम। ठीक है जी। आज तक के जो सबसे महान थिंकर्स हैं, स्कॉलर हैं, उनमें सॉक्रेटिस का नाम सबसे सम्मान से लिया जाता है, सबसे ऊपर श्रेणी में रखा जाता है। सॉक्रेटिस ग्रीक सोसाइटी से संबंध थे। एथेंस बेसिकली उनका निवास स्थान था और उस समय एथेंस का बुरा हाल था, बहुत एनार्की जो थी, अराजकता समाज में फैली हुई थी। सो उनकी जो प्रीचेस थी, उनकी जो स्पीचेस थी, उनसे यूथ बहुत कनेक्ट करता था, यूथ उनसे बड़ा प्रभावित होता था। ठीक है जी। एंड ही वाज एक्चुअली टॉक अबाउट दैट इग्नोरेंस में नहीं जीना है आपको, इग्नोरेंस कोई खुशी का साधन नहीं है। ठीक है जी। आपको अवेयर होके, अगर आप अवेयर हैं तभी आप जो है एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। ऐसी वो बातें करते थे, जो डेमोक्रेसी की खामियां हैं उनको उजागर करते थे। फाइनली जो उस समय की मोनार्कियल गवर्नमेंट थी डिसाइडेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। उनको पकड़ा गया, अरेस्ट करा गया एंड फाइनली उनको पनिशमेंट दी गई। पनिशमेंट में दो ऑप्शन रखे गए कि ये जहर का प्याला है, हेमलॉक की पनिशमेंट होती थी, जहर का प्याला पी लो या इस देश को छोड़ के चले जाओ। ठीक है जी। ही डिसाइडेड नॉट टू लीव द कंट्री, ही प्रेफर टू टेक दैट बाउल ऑफ पॉइजन। स्माइलिंगली ही रिस्पॉन्ड, मैं अपने देश को, अपने विचारों को नहीं छोड़ सकता हूं जो मेरी जीवन का आधार है। ठीक है जी। थ्रू आउट माई लाइफ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस होमलैंड। Throughout my life, I was encouraging youth to do a life, a meaningful life, a life with awareness. अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं छोड़ के चल रहा हूं, इससे बेटर है कि मैं जहर के प्यालों को पी लूं। तो खुशी से उन्होंने
जो था ही ड्रैंक दैट बाउल ऑफ पॉइजन। मतलब जो सेल्फ सेक्रीफाइस का यहाँ पे एक उदाहरण जो है सोक्रेटिस ने रखा, इससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। और इवन हमें चाहे साउथ अफ्रीका के कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, थ्रू आउट इन द हिस्ट्री वी हैव सीन दैट गांधी जी कभी भी सेल्फ सेक्रीफाइस देने से नहीं घबराए, यहां से वो बहुत प्रभावित थे। चले अगले सवाल पर आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू गांधी जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेटलेस डेमोक्रेसी, फेडरेशन ऑफ सत्याग्रही, बेसिस ऑफ वॉलंटरी कॉपरेशन, डिग्निफाइड एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। क्या सही उत्तर होगा स्टूडेंट? गांधी जी का जो स्टेटलेस डेमोक्रेसी का मॉडल है उसके तहत इनमें से करेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है। हाँ जी, आंसर करेंगे। सो स्टूडेंट्स डी यहां पर सही आंसर है आपका। तीनों ही स्टेटमेंट, फेडरेशन ऑफ सत्याग्रही, बेसिस ऑफ वॉलंटरी कॉपरेशन, डिग्निफाइड एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पहले तो समझते हैं स्टेटलेस डेमोक्रेसी है क्या। गांधी जी ने स्टेटलेस सोसाइटी की कल्पना की। उनका कहना था कि जो मॉडर्न डे स्टेट है इट इज बेस्ड ऑन वायलेंस, ठीक है ना, ये वायलेंस पे आधारित है, ये सेल्फ सेंटर्ड है, तो इस मॉडल को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने हमेशा ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को जो है प्रमोट करा है। तो इसीलिए स्टेटलेस डेमोक्रेसी के मॉडल को वो प्रेजेंट करते हैं। कोई राज्य नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन राज्य रहित होना चाहिए, ठीक है ना। राज्य की हमें जरूरत नहीं है, स्टेट का बस इतना काम है हमारी प्रोटेक्शन का, इससे अलावा शक्तियां एक राज्य को नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक स्टेट में जो बेसिक उन्होंने फीचर्स रखी हैं जो स्टेटलेस डेमोक्रेसी में, उनमें से एक आइडल है कि सत्याग्रही जो हैं उनका एक फेडरेशन बनना चाहिए, उनके द्वारा जो है संचालन प्रशासन का करना चाहिए। बेसिक ऑफ वॉलंटरी कॉपरेशन, वॉलंटरी कॉपरेशन का मतलब है आपको खुद आके जो है कॉपरेट करने की आपके तहत भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, समाज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हमेशा ही। और हर किसी को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, चाहे वो जैसे उन्होंने इसके संदर्भ में कहा भी है कि वर्क ऑफ लॉयर एंड बार्बर हैव सेम जो है रिस्पेक्ट होती है, ये उन्होंने कहा था। तो यही कहना था कि समाज में जो भी व्यक्ति, हर किसी का एक काम है, उसका सम्मान होना चाहिए, सब बराबर है, डिग्निफाइड लाइफ जिए और पीसफुली मिलजुल कर जो है अपना जीवन व्यतीत करें। तो दीज मॉडल्स शुड बी फॉलोड इन द स्टेटलेस डेमोक्रेसी ऑफ महात्मा गांधी। नाउ चले नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब सुभाष चंद्र बोस एज द प्रिंस अमंग अस द पेट्रियट्स। ये क्वेश्चन आई थिंक मैं पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ किसी सेशन में। रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी एंड मोतीलाल नेहरू। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। सुभाष चंद्र बोस के कंटेक्स्ट में यह सवाल है कि उन्हें किसने प्रिंस अमंग अस द पेट्रियट्स कहा था। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर भी जो उत्तर है आपका महात्मा गांधी है। देखिए भले ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच में, but it doesn't mean that they don't have mutual respect towards each other. स्पेशली सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ज्यादा प्रभावित महात्मा गांधी जी से थे, ठीक है जी। जब 1921 में 16 जुलाई 1921 में बॉम्बे में वो उनसे मिले थे, उनका भाषण उन्होंने सुना था, एंड ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, ठीक है ना। और जो उनके अंदर एक डिजायर थी भारत को स्वतंत्र कराने की, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इवन गांधी जी भी जब जो है यंग आपके सुभाष चंद्र बोस से मिले हैं, उनसे बड़े प्रभावित हुए और उन्हें प्रिंस अमंग अस द पेट्रियट्स का उपाधि भी दी थी, ठीक है जी। तो ये जो है हालांकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, बाद में हम देखते हैं कि भाई जो आपका हरिपुरा सेशन हुआ था उसमें पट्टा भाई सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनावों में महात्मा गांधी ने खड़ा भी करा था। सो आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हैं, बिकॉज समवेयर सुभाष चंद्र बोस जो है वो वायलेंस का भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते थे। आईएनए को लीड करा उन्होंने, फर्दर इंडियन नेशनल आर्मी को, देन फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी संस्था बनाई थी, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। जबकि गांधी जी वाज द स्टॉन्च बिलीवर ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस। तो यहां पर कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद जरूर हमें देखने को मिलता है। चलिए अगले सवाल को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज नॉमिनेटेड बाय गांधी जी टू लीड द सत्याग्रहीज ऑन द दांडी मार्च इन द इवेंट ऑफ हिज अरेस्ट। जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो किसको उन्होंने लीड करने के लिए दांडी मार्च की को कहा था? जवाहरलाल नेहरू,
विठल भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खां एंड अब्बास तैयब जी. What shall be the right answer, students? Kindly respond. Who was nominated by Gandhi ji to lead सत्याग्रह? ठीक है, दांडी मार्च का जो दांडी मार्च हुआ था आपको 1930 में, सत्याग्रही इसको लीड करने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब्बास तैयब जी को दी गई थी जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था. ठीक है जी, इट वाज गांधी जी विश. सो पहले थोड़ा सा अब्बास तैयब जी के कंटेक्स्ट में जानकारी प्राप्त करते हैं. तो ऑफ कोर्स ही वाज ए इंडियन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम गुजरात. ठीक है जी, और हमेशा गांधी जी के साथ एसोसिएट रहे. बड़ौदा के ये चीफ जस्टिस भी रहे थे, मतलब जज रहे थे. तो एक अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति ही थे. और जब गांधी जी को दांडी मार्च के दौरान अरेस्ट करा गया था तो फर्दर जो दांडी मार्च था उसको लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गांधी जी ने अब्बास तैयब जी हैं इनके कंधों पर रखी थी. ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट. दांडी मार्च हमेशा यही नहीं पूछा जाएगा कि कब हुआ था, कितने लोग उसमें शामिल थे. ठीक है जी, क्या किया गया था, और भी सवाल जो है पूछे जा सकते हैं. सो समटाइम वी कैन जस्ट सी कि भाई क्वेश्चन तो दांडी मार्च से रिलेटेड है, हजारों बार मैंने पढ़ा है, बट क्या आप सक्षम है उस प्रश्न का उत्तर करने के लिए? ये तब हो पाएगा जब सभी फैक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ पाए. चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से हमारे सेशन को आपने क्वेश्चंस को समझा होगा. कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हमने सेशन के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया है. तो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट सम ऑफ अवर फ्री इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब एंड सम ऑफ अवर पेड इनिशिएटिव्स जो आप जरूर फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले हम अपने फ्री इनिशिएटिव्स के कंटेक्स्ट में बात करेंगे. पहला है पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर. 75 डेज का ये हमारा पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का इनिशिएटिव है. मस्ट वॉचिंग वीडियो है, जरूर आप इसे फॉलो करेंगे. इसके अलावा करंट अफेयर्स हमारे सेशंस रहते हैं, मेंस एंड आपके प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रीलिम्स मींस मैं पीसीएस के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, इसके अलावा भी पंजाब के सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे. तो करंट अफेयर्स तो जरूर देखना है. एनसीईआरटी को बेस माना जाता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का. तो हमारी फ्री एनसीईआरटी कोर्स इनिशिएटिव है, 50 लेक्चर्स इसका हिस्सा है. इसे भी आप जरूर फॉलो करें स्टूडेंट्स, मस्ट वॉचिंग वीडियोस हैं. अदर देन दिस वी आल्सो डिस्कस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है जी, पीवाईक्यू सेशंस हैं हमारे यूट्यूब पे, इसे आप जरूर फॉलो करें. डिफरेंट एग्जाम्स को ये कवर करते हैं. नाउ वी कैन टॉक अबाउट अवर पेड इनिशिएटिव्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई 10,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू करी है. ठीक है जी, बहुत हेल्पफुल है. देखिए एमसीक्यू जितने ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, बिल्डअप होगा किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में. तो 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज का ये हमारा सीरीज है. फीस 999, आप इसे परचेज कर सकते हैं. सेकेंड है मास्टर कोर्स फॉर ऑल पंजाब एग्जाम्स, जिसकी फीस रहेगी 3499. जो अमाउंट है इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल पंजाब एग्जाम्स. ऑलराइट, तो इसे भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आप पंजाब के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. नाउ पीसीएस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, सही समय है. ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा देन यू हैव टू एक्सेलरेट योर एफर्ट्स. इट्स द राइट टाइम. सो पीसीएस बैच हमने इनिशिएट करा है, 25,000 इसकी फीस है. घर बैठकर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम. नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. तो इससे रिलेटेड भी हमने कोर्स जो है स्टार्ट करा है. इसका जो फीस रहेगा वो है 1999. So any of the courses, any of the examination you are preparing for, you can follow, you can take that course, purchase that course और अच्छे से अपने एग्जाम की सही टाइम पर जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.